वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो हमने तुमको बताया था कि अगर हम लोग किसी विलयन में, जैसे कापर का विलयन लिए है ना, और इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, कापर का क्षण लगा दिया, तो लड़कों ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक, तो हमने बताया था आपको कि कोई हम किसी धातु का विलयन लेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कापर का विलयन लिए, कापर सल्फेट, ठीक, और एक कापर की क्षण ले लिए और इस क्षण को ले जाकर इस विलयन में हम डुबा देंगे। जब इस विलयन में डुबाएंगे तो इस कापर की क्षण पर कोई आवेश आएगा, मान लो यहां माइनस चार्ज आया या प्लस चार्ज आया, मान लो यहां पे प्लस चार्ज आया, तो इसका उल्टा चार्ज कहां आ जाता है, इस विलयन में, और इन दोनों के मध्य क्या आ जाता है, एक विभव आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये सारी चीज हम आपको पढ़ा चुके थे। अब मान लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका जो आया वो माइनस में 2.54, या फिर ऐसे समझ लो इसका जो भी विभव आया, मान लीजिए 2 वोल्ट इसका विभव आया, ठीक है, मानना है, तो कापर का हमने किया तो 2 वोल्ट विभव आया। अब इसी जगह यही काम कापर को छोड़कर अब हम किसके साथ करते हैं, एल्युमिनियम के साथ, तो हमको एल्युमिनियम की क्षण लाना पड़ेगा, यहाँ एल्युमिनियम का विलयन भरना पड़ेगा और इसको इसके अंदर डुबाएंगे तो इसके दोनों के मध्य भी विभव आ जाएगा। मान लीजिए एल्युमिनियम का उस समय विभव आ गया 1 वोल्ट। तो इसी तरह कर करके जितनी भी आपकी धातुएं हैं और जितनी भी आपकी अधातुएं हैं, सबका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी जैसे यहाँ पे लिथियम है तो इसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव रहेगा, नोट कर लिया। पोटेशियम है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, नोट कर लिया। बेरियम है, स्ट्रेंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, सबका हम क्या करते हैं, यही सेल बना करके उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का और ज्यादा होगा, किसी का और कम होगा, इस तरह होगा ना भाई, सबका वैल्यू निकलेगा तो किसी का ज्यादा उसमें निकलेगा, किसी का कम निकलेगा। तो हम करते क्या है कि सारे धातुएं और अधातुओं का हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं पता है, या तो बढ़ते क्रम में सेट कर दीजिए या तो आप घटते क्रम में सेट कर देंगे, तो आपको एक सीरीज मिल जाती है, आपको एक श्रेणी मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है सभी धातु और अधातुओं को उनके किसके क्रम में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर क्या प्राप्त होता है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसको हम रख सकते हैं या तो छोटे से बड़ा, यानी कम वाले को रखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे याद कर लीजिए, या तो उल्टा याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा किसका, फिर उससे कम, उससे बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात वही होगी, एक क्रम में रख देंगे, फिर चाहे नीचे से पढ़ो चाहे ऊपर से पढ़ो। तो यहाँ पर जो हमने रखा है वो बढ़ते क्रम में रखा है, यानी जो लिथियम है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है। अब इसमें आपको देखिए, अब इसमें आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी का नहीं याद करना है, वो उतना नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, तो वो आपको क्या है, पेपर के हिसाब से याद भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये श्रेणी इसी तरह क्रम में याद करनी है। ये जिस तरह है वो उसी तरह उसको हमको क्या करना है, एक सीरीज में याद करना है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, Cr क्या होता है, क्रोमियम, कैडमियम, Fe का मतलब लोहा, Co का मतलब कोबाल्ट, Na का मतलब निकिल, Sn का मतलब होता है टिन, Pb का मतलब होता है लेड, H का क्या है, हाइड्रोजन है, Cu कापर है, Hg पारा है, Ag चांदी है, Au सोना है, Br ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इस तरह अब बात आई कि इसको समझो पहले, तो हमको इसी क्रम में याद करना है इसको। तो आपका ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, धातुओं तथा अधातुओं, यानी इसमें कुछ धातु भी होंगे और कुछ अधातु। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम धातु है, ये धातु है, अधातु आपका कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये धातु थोड़ी ना क्लोरीन, ये तो अधातु है। हाइड्रोजन तो भी आपका क्या हो गया, अधातु हो गया। तो धातु और अधातु दोनों को, धातुओं तथा अधातुओं को किसके क्रम में, उनके मानक
हाँ, इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। अब देखो ये जो है आपके, अगर किसी को डायरेक्ट याद हो जाता है, जैसे हम लोग याद किए ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये इस तरह आपका तो याद किए हो रट्टा मार के। उसी तरह अगर ये याद हो जाता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, तो इसको आप याद कर लो। वेरी गुड, है ना। जिनको नहीं याद होता है उनके लिए देखो हम ट्रिक बना दिए। इसको याद कर लोगे, केवल 2-3 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी, उससे पूरा याद हो जाएगा। देखो पहला नाम याद करना पड़ेगा हमको, ले कर बे, एसआर से सरम, सीए से का और एनए से नाम। तो पहला जो आपको सेंटेंस याद रखना है वो याद रखना है लेकर बेशरम का नाम। तो ले से क्या हो जाएगा? एलाई यानी लिथियम। कर है तो यहाँ पे याद रखिए के होगा पहले, के। फिर बे का मतलब बेशरम में बे है, बे माने बेरियम। शरम में एस आर आ रहा है तो याद हो जाएगा स्ट्रेंशियम। के मतलब का, यानी का मतलब सीए, तो आप याद रखेंगे इसका नाम कैल्शियम। और नाम से में आता है Na, तो आपका क्या हो गया? नाम। तो Na यानी सोडियम। अब इसको 2-4 बार आप जहां पढ़ोगे लेकर बेशरम का नाम, लेकर बेशरम का नाम, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 इसी क्रम में याद हो जाएंगे आपको। आगे देखिए Mg से हम लिखेंगे मांगे, और Al है तो Al से कोई नाम याद नहीं आ रहा था तो Al को लिख दो आज। तो याद रखना ये Al है, इतना इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि Aj जैसा इसको बना सकते हैं ना, तो उसी को कह देंगे मांगे आज। फिर इसके बाद मन को Zn से करेंगे जरा, Cr को करेंगे करो और Cd को करेंगे कैद। यानी लिखेंगे लेकर बेशरम का नाम मांगे आज, यानी इतना हमको क्या है अलग याद रखना है, इसको हमको अलग याद रखना है। ठीक है, यहां पे देखो फिर मन को जरा करो कैद, तो मन को जरा करो कैद, जहां 4-6 बार इसको तुम पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर देखो है। अगर ये डायरेक्ट तुमको सीधा सीधा पूरा बिना किसी ट्रिक के याद हो जाता है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, आप याद करिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक से नहीं याद होता है, ऐसा होता है कि जैसे ये ट्रिक से याद करोगे तो ये ज्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, फिर कभी रिवीजन करना है तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लिए वो अपने आप याद हो जाता है। जो रट्टा मारने वाला होता है वो बार बार उसमें प्रैक्टिस करने पड़ेगी, उसको 2-2 4-4 दिन के बाद देखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। तो यहाँ पे देखिए मन को जरा करो कैद, फिर यहाँ पर लिखेंगे इसको, फिर कोई नहीं, और यहां पे लिखेंगे एसएन को बनाएंगे सुनेगा, तो एसएन से क्या हो गया? फिर कोई नहीं सुनेगा, ऐसे कर। ठीक, तो इतना याद हुआ। अब हमको केवल कितना याद करना है? आगे वाला याद करना है। तो इसका कुछ तुम लोग खुद ही बनाओ, लिख दो। पी भी है ना, तो लिख देंगे फिर भी, एच से लिख देंगे है कम, ठीक, फिर भी है कम। और उसके बाद यहां पर देखो ये जो धातु है इनको ऐसे ही याद कर सकते हो। सबसे कम अच्छा पारा, उससे ज्यादा अच्छा कौन होता है? चांदी, और सबसे अच्छा कौन होगा? सोना। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, पारा, चांदी, सोना। पारा कम महंगा है, धातु है, थर्मामीटर में 200 रुपया के थर्मोमीटर में भरा होता है, तो उससे महंगा कौन है? आपका चांदी है, और चांदी से महंगा कौन है? सोना है। और उसके बाद आपका ये देखिए, ये आपका कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या कहा जाता है? हाइलोजन। तो हाइलोजन में हम लोग कहां से शुरू करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो आप उल्टा करेंगे कि ब्रोमीन, क्लोरीन और
फ्लोरीन। तो इसको हमने किस क्रम में रख दिया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में लिख दिया। इसको हमने आपको याद करा दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका? लिथियम का। सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का। के विद्युत रासायनिक श्रेणी के हमको गुण याद करना है, ठीक है। अब गुण में आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर तत्वों की जो अपचायक क्षमता होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होगी? घटेगी। यानी हमने इसके आधार पर बताया है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, जिस क्रम में हमने लिखाया है इस क्रम में क्या होगा आपका? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो अपचायक क्षमता का क्रम क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी? लिथियम की, फिर उससे कम पोटेशियम की, उससे कम बेरियम के, स्ट्रैंशियम के, कैल्शियम के, और सोडियम के, और सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी होगी? फ्लोरीन की। तो इस तरह। अब देखिए कहीं कहीं पर, सुन लीजिए, कहीं कहीं पर इसका जस्ट आपको अपोजिट मिलेगा। वहां पे लिखा होगा तत्वों की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। वहां पे लिखा होगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर जो रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी वो इस तरह लिखी होगी, इस साइड से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, AU, AG, HG, यानी इसको जब रिवर्स करके लिख दिया जाएगा, इसको पहले लिख दिया जाएगा, तो जहां पे घट रही है वहां पे वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगे। भाई इधर से जब आप इधर आ रहे हो तो क्या हो रहा है? अपचायक क्षमता का क्रम घट रहा है। तो उल्टा अगर जाओगे तो क्या होगा? इधर से बढ़ेगा ना। तो कहीं कहीं पर अगर यही वैद्युत रासायनिक श्रेणी उल्टा लिखा होगा, हमने यहाँ पर छोटे से किस में रखा है? बड़े में रखा है ना। सबसे कम इसका होगा क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर उससे ज्यादा इसका, फिर उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, इस तरह रखा है। कहीं पर ज्यादा से कम की तरफ चलाते हैं तो ये चीज इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है? हमने इस तरह आपको पढ़ाया है तो आपको इसी तरह में याद रखना है कि जब हम इस वाली वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्या हो जाएगी? उसकी घट जाएगी। यानी ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होगी और नीचे वाले की सबसे कम होगी। अगर तुमसे बोले कि सोडियम और क्रोमियम में किसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे सोडियम की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगी, तो जितने नीचे चले जाओगे और उतनी कम होगी। यानी जो ऊपर है उसकी ज्यादा अपचायक क्षमता और जो नीचे है उसकी अपचायक क्षमता कम हो जाएगी। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रही है तो ऑक्सीकरण क्षमता जो होगी वो इसका अपोजिट होगा, यानी ऊपर से नीचे की जाने पर क्या होगा? बढ़ती है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आप जाइएगा इसमें तो ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ जाएगी। अब आपको यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल एक याद रखना है। या तो आप अपचायक क्षमता वाला क्रम याद कर लेंगे और या तो ऑक्सीकरण क्षमता वाला याद कर लेंगे। जैसे हमने याद कर लिया कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती है? घट जाती है। तो जब ये घट जाती है तो इसी का अपोजिट लिख देना है। तो अपचायक क्षमता की जगह कौन आ जाएगा? ऑक्सीकरण क्षमता। जहां ऊपर से नीचे है वो ऊपर से नीचे ही रहेगा, जहां घटती है वहां क्या हो जाएगा? बढ़ती। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? अपोजिट होता है। तो एक दूसरे का अपोजिट याद करने में हमेशा याद रखना, जब भी कोई दो चीजें अपोजिट हो तो उसमें से दोनों याद करोगे तो कंफ्यूजन आएगा कि किस वाले में बढ़ रहा था और किस वाले में घट रहा है। तो आपको केवल एक याद करना है और उसका अपोजिट अपने आप लिख लेना है, समझे? तो ये आपका दूसरा क्रम हो गया। यानी अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होगी? घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी? वो बढ़ेगी। दूसरी चीज, धातुओं का धन विद्युतीय गुण जो होता है, धन विद्युतीय गुण, वो ऊपर से नीचे जाने पर इसमें क्या होगा? घट जाएगा। और तीसरा जो है हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे ज्यादा आपका अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन आपका होगा। तो ये इसके वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या है? कुछ लक्षण है, यानी इसके क्या है? गुण है आपके। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इससे देखो दो तरह का सवाल आएगा।
या तो थ्योरी ही पूरी आ जाएगी, आपको कहेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उसके लक्षण लिखिए और उसके कोई 2 अनुप्रयोग लिख दो, तो केवल थ्योरी लिख दी नहीं रहेगी बस। अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है या तो सोचने वाले पे प्रश्न आता है, तो वहां पे आपको क्रम ही पूछेगा, 4-6 आपको इस तरह के तत्व दे देंगे, कहेगा ऑक्सीकरण क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखें, उसके घटते क्रम में लिखें, धन विद्युतीय गुणों के आधार पर लिखिए, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, या फिर उसमें आपसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग पूछेगा। अब देखो अनुप्रयोग क्या होगा, अनुप्रयोग में आप याद रखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। तुम लोग ने क्लास 10th में पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे देखो अगर हम देखें कि CuSO4 का विलयन है और इसमें हम लोग Fe मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, FeSO4 मिल जाता है और प्लस Cu हो जाता है कि नहीं। CuSO4 का विलयन था, उसमें हम Fe मिला दिए, तो ये Fe किसकी जगह चला गया, Cu के जगह पे चला गया, और इस Cu किसकी जगह चला गया, Fe के पास चला गया, यानी Fe ने क्या किया है, Cu को प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया है उसकी जगह से। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते थे, विस्थापन अभिक्रियाएं। इनका पता जो है हमको इसी के आधार पर लगता है। कैसे पता लगेगा, जो इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत अगर 2 धातुओं की तुलना करना है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, कॉपर कहाँ है, यहाँ, और Fe कहाँ है, ये, तो यहाँ पर ये नीचे है और ये आपका कहाँ है, ऊपर है। हमेशा याद रखिएगा अगर 2 धातुओं को हम आपस में मिलाएंगे, उसके विलयन में मिलाएंगे, जो वाली धातु ऊपर होगी और जो नीचे होगी, तो ऊपर वाली धातु हमेशा नीचे वाली धातु को क्या कर देगी, हटा देगी वहां से। यहां पर इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि CuSO4 के नीले रंग के विलयन में, नीले रंग के विलयन में Fe मिलाने पर उसका नीला रंग क्यों गायब हो जाता है, क्यों गायब हो जाता है। तो क्यों गायब हो जाता है, तो उसका उत्तर यही होता है, आप इसमें यही उत्तर दोगे कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब Fe को मिलाते हैं, तो ये जो Fe है ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ है, ऊपर है, और ये कॉपर कहाँ है, नीचे है। इसलिए जो ये Fe है इसके विलयन में से इस Cu को क्या कर देता है, हटा देता है, और जो नीला रंग होता है वो इस Cu के ही कारण होता है, और ये Cu अगर चला गया, हट गया, तो इसका मतलब इसका नीला रंग भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यही यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसका उत्तर देते हैं, यानी ये वाली रिएक्शन के आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, उत्तर दे देंगे। जैसे Fe यहाँ से हो गया FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा, Cu, तो यहाँ से Cu जब हट गया और बन क्या गया आपका फेरस सल्फेट, तो इसका नीला रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि विस्थापन अभिक्रियाओं को इसी के आधार पे समझ सकते हैं। अब जैसे अगर यहीं पे हम इस तरह आपसे कहें कि एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इस तरह ले लें कि जैसे ऐसे दे दें CaSO4 प्लस Fe, तो ये FeSO4 और प्लस Ca। अब देखो देखने में तो ये इसी के तरह लग नहीं रहा है, CuSO4 प्लस Fe, तो ये Fe किसकी जगह आ गया, Cu की जगह पे आ गया, और Cu कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो सेम प्रोसेस इसमें भी तो हो रहा है, तो Fe की जगह कौन आ गया, Ca, और Ca की जगह कौन चला जाएगा, Fe। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो दोनों रिएक्शन एक ही जैसी है ना, लेकिन ये वाली रिएक्शन होती है और ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। उसका रीजन यही है कि जो हमेशा कौन ऊपर रहेगा वही नीचे वाले को हटा सकता है। यहां पर आप देखिए Ca कहाँ है, यहाँ ऊपर है,
और Fe कहाँ है, यहाँ पर नीचे है। तो क्या नीचे वाली कभी ऊपर वाले को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। तो यानी ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ये आपने खुद से लिख दी है, ये ऐसा होता नहीं। तो इसमें याद रखिएगा जो ऊपर रहेगा वही हटाएगा नीचे वाले को, समझे। तो ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। अब इसमें लिखेंगे आप क्या, इसमें यही लिखेंगे कि विस्थापन अभिक्रियाओं में आप लिखेंगे जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, ऊपर होता है, वह क्या करता है, नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। तो इसका अगला अनुप्रयोग है अम्ल से क्रिया करके H2 गैस निकलना, इसका पता लगाना। जैसे एक रिएक्शन आप इस तरह पढ़े होंगे कि अगर मैग्नीशियम धातु है, इस पर हम अम्ल डालें, जैसे H2SO4 डालते हैं, तो होगा क्या कि ये जो Mg है और ये SO4 ये दोनों मिलकर MgSO4 बना लेंगे। यहाँ का कौन बचा है, खाली H2, तो ये आपका H2 गैस निकलेगा ऐसे। तो ये रिएक्शन आप क्लास 10th में पढ़े थे कि जब अम्ल से क्रिया किसी धातु की होती है तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसमें से, और धातु का सल्फेट बन गया यहाँ पर। इसी तरह एक और अगर देख लें हम, तो जैसे कौन सा बता दें, जैसे यहाँ पे लेड प्लस H2SO4 आपका PbSO4 बनेगा और प्लस H2 गैस निकालेगा, क्लियर है। उसी तरह आपका Cu प्लस H2SO4 बनाकर CuSO4 बनाएगा और H2 गैस निकलेगा। तो क्या ये रिएक्शन इस तरह जो हमने लिख दी, ये रिएक्शन आप पढ़ रखे थे, नहीं याद है तो याद रखिएगा। जब कोई भी धातु आपके किससे क्रिया करती है, अम्ल से क्रिया करेगी, तो वो H2 गैस क्या करती है, मुक्त करती है। तो ये रिएक्शन होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने ले लिया, मैग्नीशियम का, लेड का और कॉपर का। तो इन तीनों में से क्या तीनों संभव हैं या फिर तीनों संभव नहीं है। तो याद रखिएगा ये वाला तो होगा, ये वाला भी होगा, लेकिन ये नहीं। अब देखने से तो लग रहा है कि सर ऐसा ऐसा बना सकते हैं आप, और इसको भी ऐसा बना सकते हैं, तो ये भी ऐसा बन सकता है, ये भी धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु। तो ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों हाइड्रोजन मुक्त कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो धातुएं आपके वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हैं, जो आपके हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। और अगर हाइड्रोजन के नीचे वाला कोई अगर आप धातु ले लेते हैं, जैसे Cu, Hg, Ag, तो ये सब क्या करेंगे, ये आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो ये इसका क्या होता है, अनुप्रयोग। इसी के आधार पे हमको पता चलता है कि कौन वाली धातु हाइड्रोजन गैस निकालेगी और कौन वाली धातु हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी। तो इसमें दोनों रिएक्शन आपको दे देगा सवाल में, जैसे ये वाला दे दिया, ऊपर ये लिख दिया और नीचे ये लिख दिया, और कहेगा दोनों रिएक्शन संभव है या नहीं, यदि नहीं तो कारण सहित समझाइए। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि Mg वाली जो है संभव है, परंतु कॉपर वाली संभव नहीं है। क्यों, तो कारण में देंगे कि Mg जो है ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है, और ये जो कॉपर है वो कहाँ है, नीचे है। तो ये तभी याद रहेगा जब उसको याद कर लोगे। तो ये नीचे है, और जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। इसलिए केवल Mg वाली रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ये कॉपर वाली रिएक्शन ऐसी संभव नहीं है, ये गलत है। तो इतना आप क्या कर दोगे, लिख दोगे।
तो ये पूरा आपका जो टॉपिक था वैद्युत रासायनिक श्रेणी का ये खत्म हो गया।